हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक है अनुसूचियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियां आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान के अंदर अपने 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ और वर्तमान में 12 है। तो हम एक एक अनुसूची को देखेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या क्या दे रखा है। पहली अनुसूची पहली अनुसूची के अंदर दे रखा है कि संघ और राज्यों के क्षेत्र, संघ एवं राज्यों के क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इस अनुसूची का है। यहाँ संघ एवं राज्यों के क्षेत्रों का विवरण है। तो हम पहला अनुच्छेद देखेंगे। पहला अनुच्छेद है कि भारत राज्यों का संघ होगा। पहला अनुच्छेद कि भारत राज्यों का संघ होगा और किसी भी राज्य को भारत के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद के अंदर है कि किसी भी विदेशी राज्य का अर्जन और विधि बनाकर उसको शामिल करना। दूसरा अनुच्छेद है कि किसी भी विदेशी राज्य का अर्जन और विधि बनाकर उसको भारतीय संघ में शामिल करना। तीसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद है जिसके अंदर बताया गया है कि जो वर्तमान में भारत के अंदर राज्यों का जो संघ है, उस संघ में से किसी राज्य और जो भारतीय संघ के अंदर जो नए राज्य मिलाए गए हैं उनको, दोनों को, कि उनके क्षेत्र में, उनकी सीमा में, उनके नाम में परिवर्तन करने की शक्ति। और नए राज्यों का गठन। तीसरा अनुच्छेद है कि भारत के किसी भी राज्य का, उसका नाम परिवर्तन, उसके सीमा या क्षेत्र के अंदर परिवर्तन, तो उन नाम चेंज करने की, क्षेत्र को चेंज करने की, उसके सीमा में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 3 के अंदर है। जिसके आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि तेलंगाना अभी नया राज्य है जिसका गठन हुआ है। तेलंगाना का गठन। दूसरा, उड़ीसा का नाम परिवर्तन।
उड़ीसा का नाम परिवर्तन हुआ ना, तो उसके। और इसके बाद में अपन बात करेंगे, बिल्कुल अभी थोड़े ही दिनों की बात है कि जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है। अनुच्छेद 3 के अंदर बताया था मैंने कि भारतीय राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन की जो शक्ति है, या जो नए राज्यों के गठन की जो शक्ति है, वो अनुच्छेद 3 के अंदर दी गई है। उसके कुछ उदाहरण आप देखेंगे यहाँ कि तेलंगाना राज्य का गठन किया गया अनुच्छेद 3 में जो शक्ति है उसके द्वारा, उड़ीसा का नाम परिवर्तन किया गया अनुच्छेद 3 में जो शक्ति है उसके द्वारा, और जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। और अभी आपको मालूम होगा कि अपने भारत में 28 तो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 2 बने हैं केंद्र शासित प्रदेश, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये तो होती है अपनी यहाँ अनुच्छेद 3 की बात, और यही समाप्त होता है अपनी अनुच्छेद पहली अनुसूची। अगली अनुसूची देखेंगे, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन दे रखा है, किसका वेतन दे रखा है वो देखेंगे। दूसरी अनुसूची के अंदर है वेतन, और वो है संवैधानिक पदों हेतु। दूसरी अनुसूची के अंदर है वेतन संवैधानिक पदों पे जो अधिकारी या संवैधानिक पदों पे जो आसीन व्यक्ति हैं उनका वेतन दे रखा है। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची के अंदर है शपथ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अनुसूची के अंदर से अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तीसरी अनुसूची के अंदर है शपथ, किसकी है? संवैधानिक पदों हेतु, जो इन पदों पे हैं उनके लिए। संवैधानिक पदों हेतु शपथ, लेकिन इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी शपथ नहीं है। कि कहने का मतलब हुआ कि अनुसूची 3 के अंदर शपथ दे रखी है संवैधानिक पदों हेतु सभी की, तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी शपथ नहीं है, बाकी सबकी है। अपन बाद में देखेंगे राष्ट्रपति की कौन से अनुच्छेद में शपथ दे रखी है, राज्यपाल की कौन से अनुच्छेद में शपथ दे रखी है। तो ये यहाँ पे अनुसूची 3 देखी। अब अनुसूची देखेंगे 4। अनुसूची 4 के अंदर है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन मतलब कि कौन से राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिली हुई है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश को कितनी राज्यसभा सीटें मिली हुई है, वो अनुसूची 4 के अंदर है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है हर स्टेट को और केंद्र शासित प्रदेश को। इसके बाद में अपन बात करेंगे अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 के अंदर क्या है कि जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति है तो उनका प्रशासन और नियंत्रण दे रखा है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST का प्रशासन
और नियंत्रण का उल्लेख है। अनुसूची 5 में के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। इसके बाद में छठी अनुसूची, छठी अनुसूची के अंदर है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची 6 के अंदर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख है। अगली अनुसूची 7, सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। वो कैसे दे रखा है कि आपने पढ़ा होगा कि संघ सूची एक होती है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। अब इनके अंदर अपने विषय दे रखे हैं तो उनको कैसे इम्प्लीमेंट में लिया जाता है, कौन इन पे कानून बनाता है उन विषय पे, तो देखेंगे। संघ सूची के जो विषय हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार है केंद्र का, और राज्य सूची पे जो राज्य सूची के विषय हैं उन पे कानून बनाएगा राज्य, और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। केंद्र का झुकाव थोड़ा ज़्यादा होगा, राज्य का थोड़ा कम होगा, लेकिन दोनों ही बनाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि संघ सूची के और राज्य सूची के और समवर्ती सूची के कौन से 5 विषय जो अभी राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए हैं। तो 5 विषय हैं राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए। कौन कौन से विषय हैं? तो पहला तो विषय है शिक्षा, दूसरा हो गया वन, और तीसरा है नापतोल। बता देता हूं। पहला विषय है शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा विषय हो गया नापतोल। चौथा विषय है वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण।
और पांचवा विषय है परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण। पांच विषय जो अभी राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए हैं। पहला तो हो गया अपने शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा नापतोल, उसके बाद में वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, और पांचवा विषय है परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण। तो यहाँ अपने 7वीं अनुसूची समाप्त होती है। अगली अनुसूची देखेंगे, अनुसूची 8। अनुसूची 8 के अंदर भाषाएं दे रखी है कि कौन सी भाषा कब संविधान में ली गई और कितनी भाषाएं मूल संविधान में थी। तो देखेंगे पहले अनुसूची 8 में संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख। अपने मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं, और फिर हुआ 21वां संविधान संशोधन। इक्कीसवें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान में सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन के अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इकहत्तरवें संविधान संशोधन के अंदर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई। इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एक बार वापस देखेंगे इसको। 8वीं अनुसूची के अंदर संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है और 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई जो 15वीं भाषा बनी अपनी। फिर 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा 4 भाषाएं जोड़ी गई। और एक चीज आपको और बता देता हूं, अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है। अंग्रेजी भाषा इनमें शामिल नहीं है। इसके बाद में अपन देखेंगे 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची के अंदर है भूमि सुधार, व भूमि अधिग्रहण। नौवीं अनुसूची के अंदर है भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण। इनकी विधियां नौवीं अनुसूची के अंदर पहले आपको मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में मूल
संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो नौवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसमें जोड़ी गई। नौवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। इसके बाद में देखेंगे भूमि सुधार के बारे में, जैसे नौवीं अनुसूची के अंदर किसी भी कानून को डाला जाता था तो उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो हुआ क्या था, 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को चैलेंज किया जा सकता है। 24 अप्रैल 1973 के बाद कानून को चैलेंज किया जा सकता है। नौवीं अनुसूची जिसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें था कि जो भी कानून को नौवीं अनुसूची में डाला जाता था तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। उसके बाद में 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कोई कानून नौवीं अनुसूची में डाला जाएगा तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो यहाँ अपनी नौवीं अनुसूची खत्म होती है और अगली अनुसूची देखते हैं। अगली अनुसूची वह अनुसूची जिसने राजस्थान के अंदर भूचाल ला रखा है। राजनीतिक उठाफटक काफी चल रही है इसके बारे में, दल बदल के बारे में। दल बदल कानून का उल्लेख है। दसवीं अनुसूची के अंदर दल बदल कानून का उल्लेख है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसके कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दल बदल होने पर यह कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, वो तो अपन नहीं बता पाएंगे। लेकिन किन आधारों पे अगर किया जाता है या कितने सदस्यों से कम अगर दल बदल किया जाता है तो उसकी क्या सज़ा होती है और उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहले 1/3 सदस्य किसी दल के 1/3 सदस्य से कम अगर सदस्य दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। यानी कि किसी दल के किसी दल के 1/3 सदस्य से कम सदस्य दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ये चीज बताता है 52वां संविधान संशोधन। बावनवा संविधान संशोधन ये बताता है कि किसी दल के 1/3 सदस्य से कम सदस्य अगर किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है
और जो सदस्यता रद्द की जाएगी उस वह लोकसभा के अंदर तो लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष इस आधार को मान के कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई दल बदल किया है तो उस पर जो कार्रवाई की जाएगी या उसकी जो अर्हता का जो निर्णय किया जाएगा वो लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष करेगा और विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष इस चीज़ का निर्णय करेगा कि उस पर ये कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, या उसकी सदस्यता रद्द करनी है या नहीं करनी है। ये तो था 52वें संविधान संशोधन के तहत 1/3 सदस्य से कम होने पर। अब इसके बाद में बात करेंगे 91वें संविधान संशोधन के तहत। इक्यानवां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन कहता है कि 2/3 सदस्य से कम सदस्य अगर एक से दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। जो 1/3 था वो 52वें संविधान संशोधन के तहत था और वर्तमान में जो आधार बनाए जाते हैं वो 91वें संविधान संशोधन के तहत बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, किसी दल के 2/3 सदस्य दूसरे दल में जाते हैं तो सदस्यता रद्द की जा सकती है। यानी कि 91वें संविधान संशोधन ये कहता है कि किसी दल का 2/3 सदस्य से कम दूसरे दल के अंदर जाते हैं तो सदस्यता रद्द की जा सकती है। मैं यहाँ कम लिखना भूल गया तो आप ध्यान रखना, 2/3 सदस्य से कम तो दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और इनकी अर्हता का यानी कि इनका क्या आधार है और इन पे अंतिम जो फैसला होगा वो लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष करेगा और विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष करेगा। इसके बाद में बात करेंगे 91वें संविधान संशोधन के तहत ही एग्जाम में एक से दूसरे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि पूछा जाता है लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा या राज्य विधानसभा, राज्य की बात कर लेते हैं। यानी कि लोकसभा में और किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए या कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अधिक से अधिक 15% सदस्यों के आधार पर। जैसे अभी मानो राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सदस्य हैं तो 200 सदस्य में से इनमें से 30 सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यानी कि 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं किया जा सकता। लोकसभा के अंदर और किसी भी राज्य की विधानसभा के अंदर वहाँ के सदस्यों के
15% सदस्यों से अधिक मंत्री परिषद का विस्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, और न्यूनतम के 12%, किसी भी राज्य विधानसभा या लोकसभा के अंदर 12% से कम मंत्री परिषद का विस्तार नहीं होना चाहिए। पहली चीज के 15% से तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 12% से कम नहीं होनी चाहिए। 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 12% से कम नहीं होनी चाहिए। तो अभी जैसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कितने सदस्य मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, तो इस आंसर को जैसे मैं अभी ऑप्शन दे देता हूं 22, 20, 18, 30। तो हमें ये मालूम होना चाहिए किसी भी स्टेट के बारे में अगर ये पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत मंत्री परिषद का विस्तार किया जा सकता है, तो जैसे मानो अभी 200 सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर, तो इनमें से 30 सदस्य ही मंत्री परिषद, 30 सदस्य ही शामिल हो सकते हैं उसमें, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे होती है 10वीं अनुसूची की बात। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को थोड़ा साथ में पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के को मान्यता से संबंधित उल्लेख है। किसका? पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, मान्यता से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों से शहरी स्थानीय निकायों के संवैधानिक मान्यता से संबंधित है। शहरी स्थानीय निकायों को नगर निकाय भी बोल सकते हैं। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यताओं का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची के अंदर शहरी स्थानीय निकायों का संवैधानिक मान्यता से संबंधित उल्लेख है। इसके बाद में देखेंगे कि 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा किया गया। या 11वीं अनुसूची को 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता दी गई। और इधर 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 74वां संविधान संशोधन में 1992 के अंदर हुआ था। और 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में यहाँ संविधान का भाग 9 जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वां भाग जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 9 क जोड़ा गया। इसके बाद में अनुच्छेद, अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, अनुच्छेद 243 ओ तक, ओ कुल मिला के 16 अनुच्छेद जोड़े गए 11वीं अनुसूची में।
पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 16 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। और इनमें अनुच्छेद जोड़े गए अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक जोड़े गए हैं। ये कुल मिला के 18 अनुच्छेद होते हैं जो शहरी स्थानीय निकायों के बारे में अपने को जानकारी देंगे। इसके बाद में बात करेंगे कि देखते हैं एक बार इसको दोबारा वापस। एक चीज और है, इसके विषय देख लेना। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची के अंदर शहरी स्थानीय स्वशासन के या शहरी स्थानीय निकाय के 18 विषय हैं। एक बार वापस देखें पूरी चीज को। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में। इसमें भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक इसमें अनुच्छेद जोड़े गए। कुल मिला के 16 अनुच्छेद है इसमें और पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषय हैं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें भाग 9 क जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक कुल मिला के 18 अनुच्छेद होते हैं जिनके अंदर शहरी स्थानीय निकाय का विवरण दे रखा है, क्या क्या कार्य कैसे कैसे होंगे। और 18 विषय हैं जिन पे ये शहरी स्थानीय निकाय काम करेगा। तो इसी के साथ में अपने आज अनुसूचियों का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। और मैं आपसे एक बात और बताना चाह रहा था कि जो अगला वीडियो होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं साथ में करंट अफेयर्स के भी आपको 10, 12, 8 जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 1-2 दिन के अंदर के, तो मैं आपको वो अगले क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ उस समय से। और इसके लिए मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी थोड़े काफ़ी दिनों से करंट अफेयर्स देखा नहीं है क्योंकि मैं अपनी खुद की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ अभी। लेकिन फिर भी थोड़ा वो टाइम निकाल के मैं आपके लिए वो करंट अफेयर्स निकालूंगा। और इसी के साथ में आज की अपन क्लास समाप्त करते हैं। और मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।